एक चीज़ का आपको पता नहीं था, जिसका पता ही आज चला वो उसका तो आती है।
अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम हरम नशीं। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए बेटा सबसे पहले कि मेरी आवाज़ आ रही है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? जी मरियम, वालेकुम अस्सलाम। मारिया तुफ़ैल, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? यस मैम आ रही है, ओके ठीक है। चलें जी, एपिडेमियोलॉजी के कुछ जो डेफिनेशंस हैं, कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। कुछ थोड़ा सा कंटेंट हमारा रह गया है इस यूनिट में, तो उसे इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट यूनिट जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, रिहेबिलिटेशन ये सब आपको पढ़ा दिया था मैंने। हमने कंट्रोल भी स्टार्ट कर दिया था। कंट्रोल में आपको डिजीज़ एलिमिनेशन, एरेडिकेशन और कंट्रोल का डिफरेंस बता दिया। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ का एक 4 सीज़ मॉडल है, यानी वो कौन से 4 सीज़ हैं? 4 सीज़ हैं जिनके थ्रू हम किसी भी इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो है बेटा केसेस, कॉन्टैक्ट्स, कैरियर्स एंड कम्युनिटी। किस तरह से किसी भी इन्फेक्शस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, किसी भी कम्युनिटी में अगर किसी भी डिजीज़ को, किसी भी इन्फेक्शस डिजीज़ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके केसेस देख लेते हैं। केसेस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शस डिजीज़ को। देखिए, जिस भी इन्फेक्शस डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं उसके केसेस अगर डायग्नोसिस पे हम ध्यान देंगे, हम डायग्नोसिस पे काम करेंगे, यानी अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए हमें पता लग जाएगा जी ये फ़लाँ पेशेंट जो है इस डिज़ीज़ के साथ है, और ऑब्वियसली हम उसे प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकेंगे और वो फर्दर इन्फेक्शस डिजीज़ को जो है वो किसी और को स्प्रेड भी नहीं कर सकेगा अगर वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो। फिर बेटा नोटिफिकेशन, मतलब जो आपको पता लग गया, जो उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो केसेस हैं, अगर वो कोई न्यू केस उस कम्युनिटी में आता है तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम का आपस में नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो एक दूसरे को टाइमली नोटिफाई करें। सो नोटिफिकेशन के थ्रू हम डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बेटे आइसोलेशन आ जाती है। इन्फेक्शस डिजीज़ है, अगर आपने प्रॉपर आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो किया तो हम इन्फेक्शस डिजीज़ की चेन को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आइसोलेशन में देखें 3 किस्म की आइसोलेशंस होती हैं, आप सबको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड आइसोलेशन है, स्ट्रिक्ट है और प्रोटेक्टिव है। स्टैंडर्ड आइसोलेशन वो आइसोलेशन होती है जिसमें एक तो हमने किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने के लिए किसी शख्स को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी उसके जितनी सिक्रीशंस होती हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, उसकी भी, यानी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक तो जो आपको पता है हैंड वॉशिंग हो गई और गाउन है, ग्लविंग है, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ साथ उसमें आपको बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस होती हैं, यानी व्हाइल यू आर हैंडलिंग द पेशेंट उसके जो फ्लूइड्स को अगर आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आइसोलेशन। स्टैंडर्ड के अलावा दूसरा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन आती है। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में ये है कि पेशेंट को स्ट्रिक्टली आइसोलेट किया जाता है, उसमें जो पेशेंट की इतनी ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी आप जब पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आप बस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, मतलब यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिन्हें हम कहते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन को फॉलो करें तो ऐसा पेशेंट जो है आपका वो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के अंडर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन नाम से पता लग रहा है हमें, बेसिकली किसी भी डिजीज़ के फर्दर जो स्प्रेड है उससे बचाने के लिए पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। उसमें हम बेसिकली जो एयर है, एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिन लोगों के साथ ड्रॉपलेट इन्फेक्शस डिजीज़ेज़ होती हैं जिन पेशेंट्स के साथ, उन्हें जब हम आइसोलेट कर देते हैं, पर्टिकुलरली हमारा फोकस ये होता है कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये डिजीज़ स्प्रेड ना करे। जो एयर है उसमें ज़ाहिर है वो इन्फेक्शस ऑर्गन मौजूद ना हो, तो इस तरह के जब पेशेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव आइसोलेशन। सो ज़ाहिर है आइसोलेट कर दिया आपने पेशेंट को तो हम आइसोलेशन के थ्रू भी डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन के आपको पता है डिफरेंट मेथड्स हैं। बेड है उसकी डिसइंफेक्शन ज़रूरी है, फ्लोर की क्लीनिंग ज़रूरी है, उसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। सो डिसइंफेक्शन के थ्रू हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस कोई डिजीज़ पता लग गई, केसेस है ना, आपको पता लग गया कोई स्पेसिफिक केस, उसकी प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट भी करना है और उसका फॉलोअप भी लेना। ये नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके बाद पेशेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कोई फॉलोअप नहीं हो रहा। ओके हरम नशीं, मैं एग्जांपल भी बता देती हूँ।
उसका कोई फ़ॉलो-अप नहीं ले रहे। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, जी हाँ, बिल्कुल टेटनस मारिया ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेटा, तो इसलिए आपने जो है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में हम सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट को जो है जैसे अभी कोरोना है, आप सबको पता है कि एक तो हम इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, यानी हैंड ग्लविंग, मास्क और गाउन, कैप, हर चीज़ यूज़ करें। और साथ-साथ हम ख्याल रखते हैं कि जो हमारे पेशेंट की जितनी भी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें जो है फ्लूइड्स से भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का स्पूटम है, आपको पता है, उसको भी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो ये इसमें आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ-साथ उसके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, पेशेंट के जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनको उसका भी आप प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो है वो स्टैंडर्ड आइसोलेशन के अंदर होते हैं। और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन तो आपको पता है ऑलमोस्ट जिस तरह से ये कोरोना के पेशेंट हैं, इनमें भी आपको पता है हम यूज़ कर रहे हैं ग्लव और मास्क, कैप और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, पेशेंट के जितने भी केसेस हैं उनका फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट को आपने इसी तरह से छोड़ दिया, ठीक है, वो फॉलोअप ले आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कैसे पता लगेगा आपका पेशेंट ट्रीट हो चुका है या नहीं हुआ। उसकी जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ख़त्म हो गई है, वो दूसरों को तो स्प्रेड नहीं कर रहा। और बाकी बेटा रिलीज़, जब हॉस्पिटल में पेशेंट है, अगर वो, आप सबको मालूम है ये बात कि अगर हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे हो जाता है पेशेंट का, तो पेशेंट्स को फर्दर डिजीज़ होने के और इनफैक्ट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके जो है ना अगेंस्ट बॉडी में रेजिस्टेंस भी डिफरेंट, हमारी जो एंटीबॉडीज यूज़ हो रही होती हैं, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी बॉडी में डेवलप हो जाती है। सो टाइमली पेशेंट को रिलीज़ करना, ये वो सारे मेथड्स हैं जो हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन टर्म ऑफ केसेस, यानी किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस में। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट्स। ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप यानी कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़, किन लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है जो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के पर्सन के साथ इन कॉन्टैक्ट हुए हैं। जिस तरह से अगर अभी कोरोना का सारा सिनेरियो चल रहा है, अगर कोई एक पेशेंट भी किसी का, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 4 लोग एक जगह पे एक ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ अगर किसी एक शख्स का भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, इट मीन्स उसको तो ये डिजीज़ है। अब जो बाकी के 3 हैं उनको एक तो आइसोलेट भी कर दिया जाता है और प्लस उनको ऑब्जर्व भी किया जाता है फॉर द साइन एंड सिम्टम, कि अगर उन्हें भी कोई साइन सिम्टम अपेयर होंगे तो इट मीन्स कि उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा, उन्हें भी एडमिट किया जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी डिजीज़ हो बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, अगर आपका उस किसी ऐसे शख्स के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है जिसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उस जिस शख्स का भी उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, उन तमाम लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कम्युनिटी में। इस तरीके, दिस इज़ एन अदर मेथड विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। थर्ड वन इज़ कैरियर। जो कैरियर्स होते हैं, यानी जिनके साइन एंड सिम्टम्स तो अपेयर नहीं होते कोई भी, बट दे आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीज़। जैसे आजकल तो खैर इवन थोड़ा सा ये कोरोना का सिनेरियो जो शुरू में था, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड था और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि इंटेंस किस्म के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे। लेकिन आजकल जो है साइन एंड सिम्टम्स में म्यूटेशन हो गई है वायरस की और ये सारी चीज़ों की वजह से। सो कुछ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द अब भी मौजूद हैं जिनको शायद कोरोना का कुछ अटैक है, लेकिन उनको साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसी तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसमें अभी तक कोई साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे लोग कैरियर कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रांसमिट द डिजीज़, दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों की अगर हम डिटेक्शन कर लेंगे, तो हम अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, तो ऑब्वियसली हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड सी ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड लास्ट वन और फोर्थ वन इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी बड़ी, जो हमारे आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कल से, इनफैक्ट ये वही चीज़ है कि आपकी कम्युनिटी की जो है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी किसी भी डिजीज़ को, और वो कितनी कंटेनमेंट, यानी वो कितना ज़्यादा इस कम्युनिटी के अंदर अभी मौजूद है। सो बेसिकली जो एपिडेमियोलॉजी है, यानी आप किसी भी डिजीज़ की जो स्टडी होती है, उसकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस जो होती है वहाँ मौजूद है या नहीं है। सो कम्युनिटी का सिंपल हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और हमें पता लग जाता है कि इतने लोग इस पर्टिकुलर डिजीज़
डिजीज़ के साथ इस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम कम्युनिटी को फोकस करना शुरू कर देंगे, उनकी प्रॉपर्ली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू कर देंगे, अगर हमें पता लगा है किसी कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ के 5-6 पेशेंट हमारे सामने आए हैं, तो हम जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितना हम उस कम्युनिटी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हम कर सकते हैं, हम उस डिजीज़ के लिए उनकी जो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है वो करवाना शुरू कर दें। इस तरह से भी हमें अर्ली स्टेज पर पता लग जाएगा कि हमारे कितने लोग जो हैं वो डिसीज़्ड हैं और उनको ये प्रॉब्लम है और कितने लोग नॉर्मल हैं, ठीक है, हेल्दी हैं। तो दीज आर द 4 C's, 4 मेथड्स which we can use for controlling any infectious disease. एवेलुएशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल हमने पढ़ा था बड़ी डिटेल में। थोड़ा एवेलुएट करना भी ज़रूरी है। क्या जो हम डिजीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ हमारे पास आउटकम भी आ रहा है या नहीं आ रहा, और किसी भी चीज़ का आउटकम किस तरह से देखा जाता है, ज़ाहिर है चीज़ों को एवेलुएट करके। सो एवेलुएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, और मोर सिंपली द असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग। सिंपली जब हमने कंपेरिजन करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए, हमारे रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान जो हमारी इंटेंशंस थी उनके दरमियान कोई गैप तो नहीं है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। और सिंपली असेसमेंट का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, दैट हाउ योर प्रोग्राम इज लाइक कोई भी हमने प्रोग्राम रन किया था, अगर हेल्थ से रिलेटेड वो कितना अच्छा रन कर रहा है, ये चीज़ें हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। इवैल्यूएशन शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस ऑफ अ प्रोग्राम और एक्टिविटी। ये बात बहुत डिटेल में आपको कम्युनिटी द क्लाइंट में समझाई थी। किसी भी प्रोग्राम को हम यहाँ पे हेल्थ की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्टिविटी होती है बेटा, कोई भी किसी भी चीज़ की हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं जिस वक्त, तो इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले, यानी आपने जब प्लानिंग किया है तो उसमें आपको इवैल्यूएशन की स्ट्रेटजीज उसी टाइम राइट डाउन कर लेनी होती है, डिसाइड कर लेनी होती है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी विल एवेलुएट आवर प्रोग्राम और एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। ठीक है जी। इवैल्यूएशन मे बी क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग द हेल्थ बेनिफिट्स विच आर डिराइव्ड, इम्पैक्ट ऑन मोबिलिटी, मोर्टेलिटी, सीक्वल, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा बाकी चीज़ों को शायद इवैल्यूएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो हेल्थ से हमें कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, कितने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, या हमने कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम या एक्टिविटी रन की थी, तो वेदर वो हमें उतने जो हमने इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था कि हमें ये हेल्थ बेनिफिट मिलने चाहिए, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एवेलुएट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है हम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से बेटा एवेलुएट करते हैं ना, कि इम्पैक्ट उसका देख लेते हैं इस डिजीज़ का मोर्बिडिटी पे कितना था, कितनी ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड कर रही थी, अब कितनी कम हो गई है हमारे प्रोग्राम रन करने के बाद, मोर्टेलिटी रेट पहले क्या था अब क्या हो गया है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन कैसी थी अब कैसी है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हेल्थ बेनिफिट्स को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस डिफिकल्टीज। और ऑब्वियसली इवैल्यूएशन अगर आपने पहले से अपने पास तैयार करके रखा है कि मैंने अपने इस प्रोग्राम को एट द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से इवैल्यूएट करना है, अगर आपने पहले से लिख के रखा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम की डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि जब आप एट द एंड ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन आप चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, आपके पास लैकिंग्स आएंगी कि जी फॉर एग्जाम्पल 4 ऑब्जेक्टिव थे, मेरे 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव रह गए। फिर आप ये देखना शुरू करेंगे कि ये जो 2 ऑब्जेक्टिव रह गए हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, यानी इस सारे इम्प्लीमेंटेशन को परफॉर्म करने में मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई जिसकी वजह से ये 2 गोल मैं अचीव ना कर सका। तो ये बेसिकली इवैल्यूएशन हमें हेल्प आउट करती है टू आइडेंटिफाई कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आ रही, या आ रही हैं तो वो हम फिर ज़ाहिर है उन्हें फर्दर ट्रीट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन स्टडीज़ में ऑल्सो बी कैरिड आउट टू जनरेट information for other purposes such as to attract attention to a problem, extension of control activities, training and patient management etc. अब देखें हेल्थ में तो सारा जो आजकल दुनिया जिस तरफ जा रही है, ज़ाहिर है दैट इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं दे ऑल शुड बी रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक जो इवैल्यूएशंस होती हैं हर चीज़ की। सो इवैल्यूएटिंग स्टडीज़ भी परफॉर्म की जाती हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में कोई स्पेसिफिक डिजीज़ थी, उससे रिलेटेड आपने कोई प्रोग्राम रन किया, जैसे आपको काफ़ी एग्जांपल्स दी है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आपने कोई एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन प्रोग्राम्स दिए डिफरेंट, या फिर डेंगू के लिए आपने लोगों को एजुकेट किया, ज़ाहिर इम्प्लीमेंट भी करवाया, सिर्फ एजुकेट करने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो एट दी एंड आपने कुछ अपने एक क्वेश्चनर बना लिया, आपने टू इवैल्यूएट योर कम्युनिटी, आपने इवैल्यूएशन स्टडी जो है वो कंडक्ट कर ली, तो उससे आपको ये पता, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं, आपके पास आउटकम क्या आया वो आपको पता लग सकता है, कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने उस कम्युनिटी की आ सकती है कि जी इस कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिन्हें आपने कंट्रोल
कंट्रोल करवाना है या आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं वहाँ कम्युनिटी के लोगों को। सो इवैल्यूएशन स्टडीज़ जो हैं वो इन मकासद के लिए, इन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो इस तरीके से हम अपने जो भी हमने कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ेज़ के लिए जो भी प्रोग्राम रन किया था उसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिडेमियोलॉजी एंड सर्विलेंस, कंट्रोल, प्रिवेंशन। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मीनवाइल मैं सेकंड लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ।
अब हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट 10 है आपका, विच आर डिजीजेस कन्वेड बाय इंजेक्शन। उसमें हम डिफरेंट डिजीजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम डायरिया डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो अब हम कुछ डिफरेंट डिजीजेस पढ़ेंगे विच आर इंजेस्टेड, जो इंजेक्शन के थ्रू यानी डिजीजेज होती हैं। सो इसमें चीज़ें इस तरह की हैं कि जाहिर है आप लोग पहले ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं, फिर भी इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आए इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडी चलूँगी। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव यही होंगे हमारे। वी विल डिफाइन डायरिया, उसकी टाइप्स, देन एनालाइज द कॉजेज ऑफ डायरिया एंड एजेंट फैक्टर, देन वी विल डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, देन वी विल सी व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायरिया and how to assess the hydration status of the patient and how to manage the patient with diarrhea, and then we will enlist the preventive measures and complications of diarrhea and discuss the prognosis of diarrhea. So definition सबसे पहले डायरिया की। डायरिया इट्स अ कंडीशन in which there is unusual frequency of bowel movements that are more than 3 times a day, changes in the amount more than 200 grams a day, and change in consistency means liquid stool. It is a common cause of death in developing countries and the second most common cause of infant death worldwide. WHO defines having 3 or more loose or liquid stools per day, or as having 3 or more loose stools. This is the definition of diarrhea. किसी को कोई समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ लीजिए बेटा। देन हम टाइप्स ऑफ डायरिया देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट डायरिया है। एक्यूट हम सबको पता है जिस चीज़ का सडन ऑनसेट होता है, एक्यूट अटैक होता है, दैट इज ऑलवेज एक्यूट स्टेज ऑफ any disease. So acute diarrhea, it is an attack of loose motion with sudden onset which usually lasts 3 to 7 days, but it may last up to 10 to 14 days. It is caused by an infection of the large intestine but may be associated with infection of gastric mucosa, यानी stomach और small intestine के infection की वजह से भी हो सकता है। The term acute gastroenteritis is most frequently used to describe acute diarrhea, क्योंकि उसमें stomach, gastro का आपको पता है stomach के लिए, और enteritis का लफ्ज़ जो है small intestine या जनरल इंटेस्टाइन को अगर हम कहें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, बट मोर स्पेसिफिकली दिस इज यूज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का वर्ड या टर्म जो है एक्यूट डायरिया के लिए हम यूज करते हैं। फिर बेटा जी क्रॉनिक डायरिया है। इट इज टर्म द लूज मोशन इज अकरिंग फॉर 3 वीक्स और मोर। इट इज यूजुअली रिलेटेड टू अंडरलाइंग ऑर्गेनिक डिजीज विद और विदाउट मेल ऑब्जर्प्शन। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं होता इंटेस्टाइन का या गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, इसमें बेसिकली कोई ना कोई ऑर्गेनिक डिजीज साथ साथ रन कर रही है, और जिसमें एक रीज़न जो है ये भी होता है कि जो फूड आप ले रहे हैं वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही या यदि मेल एब्जॉर्प्शन है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके बावजूद पेशेंट को डायरिया होता है। डायरिया विद वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन द स्टूल, दैट इज कॉल्ड dysentery. Then persistent diarrhea refers to the episodes of acute diarrhea that last for 2 weeks or more and may be due to infective origin. So जो persistently डायरिया होगा वो कौन सा होता है कि अगर एक्यूट डायरिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं मैक्सिमम 10 to 14 डेज तक जाता है, एक्यूट डायरिया रहा है 2 वीक्स तक और उसमें कोई ना कोई इन्फेक्टिव ओरिजिन भी उसका साथ मौजूद है, दैट इज कॉल्ड persistent डायरिया। Causes of diarrhea क्या क्या है? The main cause of this disease are first of all lack of knowledge about what? About hygiene and sanitation, home environment, feeding practices of the parents and under 5 years of children. It can be caused by chronic ethanol ingestion. Chronic mild diarrhea in infants and toddler may occur with no obvious cause and with no other ill effect. This condition is called toddler's diarrhea. यानी etiology कोई नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होता उनका, बस उन्हें जो है वो शायद डिजीज वो जो है साथ नहीं कर पा रहे, उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे अपनी जो फूड है उसको, दैट इज कॉल्ड टोडलर डायरिया। एपिडेमियोलॉजी क्या है? यानी बेसिकली इस डिजीज़ की अकरेंस और उसकी जो हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो ये हैं कि अबाउट 1/3 ऑफ टोटल हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन आर ड्यू टू डायरियल डिजीजेस and about 17% of all deaths in indoor pediatric patients are related to this condition. The morbidity rate यानी जो डिजीज़ का रेट है in terms of diarrhea episodes per year per child under the age of 5 years is about 1.7. ठीक है, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 1.7 इसका रेट है कि डायरिया की एपिसोड्स पर ईयर पर चाइल्ड उनको यानी ये डिजीज़ होती है। 1.7 बच्चे ऐसे होते हैं
एजेंट फैक्टर्स और क्या है? डायरिया इज मोस्टली इन्फेक्शियस. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट डायरिया. इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग डायरिया विद इंटेरिक इन्फेक्शन. इंटेरिक मीन्स इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज होता है बेटा. इन्फेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग. रोटा वायरसेस हैं जो अगर हम वायरसेस की बात करते हैं, रोटा वायरस है जो डायरिया कॉज करते हैं. एडिनो वायरस है, एंटेरो वायरस है, नॉर्वो ग्रुप के वायरसेस हैं, मीजल्स वायरसेस हैं. बैक्टीरियाज में कंपाइलोबैक्टर जो जिनाए है, ई कोलाई है, शिगेला, साल्मोनेला, कॉलरा, विब्रियो पैराहीमेटोलिटिकस और पैरासाइट्स की वजह से भी होता है और फंगाई की वजह से भी डायरिया होता है. एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डिया लैम्बिया है, क्रिप्टोस्पोडियम है, मलेरिया का जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं और बाकी फंगाई में कैंडिडिया एल्बिकेंस. तो ये बेसिकली एजेंट्स हैं या फैक्टर्स आप जिन्हें कह सकते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं. रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन. मैन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ इंटेरिक पैथोजेंस. सो मोस्ट ट्रांसमिशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ह्यूमन फैक्टर. फॉर सम इंटेरिक पैथोजेंस इन वायरल एजेंट एनिमल आर इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर. रिजर्वायर आप सबको पता है कि बेसिकली जो जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद रहता है और फिर वहाँ से डिजीज स्प्रेड होती है. इन्फेक्टिव पैथोजन जो है वो स्प्रेड होता है. सो ये चीज़ें शुरू में हमने डिस्कस कर ली कि डायरिया जो उसका मेन रीज़न सबसे बड़ा कॉज जो है वो लोगों की जो है अनएजुकेटेड पीपल आर द रीज़न के स्पेशली हाइजीन और सैनिटेशन. इन दो चीज़ों के बारे में लोगों को नो हाउ नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से डायरिया होता है. सो मैन जो है वो सबसे पहला और मेन रिजर्वायर है. ज़ाहिर है उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये रिजर्वायर यानी ग्रो करता रहता है और फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट अगर बॉडी से होगा. और अगर हम प्रॉपरली अपनी हैंड वॉशिंग ठीक नहीं करेंगे, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे और हमारा जो वाटर है अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी वजह से वो फिर हमारे दूसरे किसी और शख्स तक ट्रांसमिट हो जाएगा और उसको डिजीज़ हो जाएगी. सो इसके अलावा कुछ एनिमल भी इसके जो है वो रिजर्वायर हो सकते हैं. फिर बेटा जी होस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं. द डिजीज़ इज मोस्ट कॉमन स्पेशली बिटवीन. कौन कौन यानी वो होस्ट होते हैं जिनको डिजीज़. रिजर्वायर के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है डिजीज़ ना, जिसको डिजीज़ कॉज होनी है. दे आर होस्ट. सो दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमन स्पेशली बिटवीन 6 मंथ से 2 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है. इंसिडेंस इज हायर ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड. क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम वो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा खाना पीना मदर जो है उसको थोड़ा बहुत कुछ देना स्टार्ट करती हैं, वीनिंग स्टार्ट करती हैं उसकी. तो अगर वो प्रॉपर अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं, बच्चों को जो भी वीनिंग में देना है फूड उसमें अगर वो बर्तनों को सही से वॉश नहीं करती हैं, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये बेटा 6 to 11 मंथ ऑफ एज होती है. एंड इट अकर्स ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिड्यूस्ड मैटरनल एंटीबॉडीज, लैक ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनमेंट फूड और डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू चाइल्ड्स हैंड. ये बातें मैंने पहले डिस्कस कर ली. इसका रीज़न क्या होता है कि जब वो वीनिंग स्टार्ट करती हैं 2-3 रीज़न हो सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि हो सकता है जो बच्चों की बॉडी के अंदर मदर की तरफ से एंटीबॉडीज आई थी वो इनफ नहीं थी, या फिर बच्चे की अपनी जो एक्टिव नहीं है उसका इम्यून सिस्टम या कुछ कमी है उसमें लैकिंग है. और इसके अलावा वही कि फूड जो वो खा रहा है जो मदर उसको दे रही है वो उसकी कंटामिनेशन हो सकती है, या फिर बच्चे के अपने हाथ जाहिर है वो मुंह में डालता है बच्चा, नीचे वही हाथ लगाता है वही मुंह में डाल देता है. बच्चे के अपने हाथ जो है वो भी डायरेक्ट स्प्रेड कर सकते हैं, डायरिया का रीज़न बन सकते हैं. इसके अलावा डायरिया मोस्ट कॉमन है आर्टिफिशियल फीडिंग के अंदर, क्योंकि जाहिर है आर्टिफिशियल फीडिंग को सबसे ज़्यादा हमारा जो है हाथ उसमें यूज़ होते हैं, स्पेशली विद कंटामिनेटेड अगर काऊ मिल्क या अनहाइजीनिक प्रिपरेशन ऑफ टिन मिल्क. अगर हमने हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं की, हमारे हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, फीडर है पता नहीं सही से वॉश हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा बेटा मेल न्यूट्रिशन है. इट लीड टू इन्फेक्शन, लीड्स टू इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन लीड्स टू डायरिया. ओके, मेल न्यूट्रिशन है यानी कोई भी चीज़ हम बच्चों को प्रॉपरली, जाहिर है ये हम सबको पता है कि जो मेल न्यूट्रिशन है यानी कोई भी शख्स है चाहे वो बच्चे ही नहीं कोई बड़े भी हों, तो अगर उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो हमेशा उनकी इम्यूनिटी लो ही होती है. उनको जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं और जाहिर है हमने अपने आप को वायरसेस और बैक्टीरियाज गिनवाए हैं, अगर वो अटैक करेंगे तो डायरिया हो सकता है. ना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ डायरिया इंक्लूड प्री मेच्योरिटी. कुछ ये तो आपको रीजंस बताए मेन. इसके अलावा कुछ और फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि प्री डिस्पोज कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो डायरिया करें, लेकिन वो डायरिया कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कंडीशंस हैं उनको ये एक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं. जैसे ज़ाहिर प्री मेच्योरिटी है तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया प्री मेच्योर बेबी होगा तो सोचे उसकी इम्यूनिटी का क्या हाल होगा, वो कितना फाइट करने के काबिल होगा अपनी जो इन्फेक्शंस डिजीज़ है उनसे. इसी तरह से इम्यूनो डिफिशेंसी कोई भी इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के ऊपर हो सकता है, कोई पेशेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हो गए, अपनी पर्सनल हाइजीन के ख्याल नहीं रखते जो लोग, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, इनएडिक्वेट
food hygiene, infant feeding practices, illiteracy, poor socio-economic status, etc. फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं। बैक्टीरियल डायरिया इज मोर फ्रीक्वेंटली अकर इन समर एंड रेनी सीजन, वेयर इज वायरल डायरिया फाउंड इन विंटर। ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और जाहिर है इनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है इनकी ग्रोथ के साथ है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो ह्यूमन बींग के ऊपर इफेक्ट करता है। इसी तरह से जो जितने भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। सो यूजुअली बैक्टीरियल डायरिया जो है वो समर में और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो वायरल डायरिया है वो विंटर में होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज़ मेनली फीको ओरल रूट। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर जाहिर है मैन इज़ अ रिजर्वायर, अगर फीको ओरल रूट इसकी मेनली ट्रांसमिशन है, क्योंकि अगर हम अपने प्रॉपरली जो है हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, तो जाहिर है वो हमारी बॉडी में इंजेस्ट कर जाता है। सो दिस इज़ मेनली ड्यू टू फीको ओरल रूट। इट इज़ वाटर बोर्न, फूड बोर्न डिजीज एंड मे ट्रांसमिट वाया फिंगर्स, फोमाइट्स, फ्लाइज और डर्ट। Clinical manifestation क्या है? Stools are usually loose, watery in consistency. It may be greenish or yellowish green in color with offensive smell. It may contain mucus, pus or blood and may expelled with force, preceded by abdominal pain. Frequency of stools varies from 2 to 20 per day or more. द चाइल्ड में है, बच्चे को लो ग्रेड फीवर होगा, जाहिर है डिहाइड्रेटेड हो रहा है इसलिए उसको थर्स्ट होगी, एनोरेक्सिया वो जाहिर है कैसे लगेगी। इसके अलावा जो बिहेवियरल चेंजेस हैं जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, यानी बच्चे के अंदर, ये तो हमें वैसे भी पता है कि वैसे अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी बीमार होते हैं तो ज़ाहिर है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होगी, बच्चे को वीकनेस होगी, लिथार्जी होगा, स्लीपीनेस होगी, डिलीरियम कहते हैं बेसिकली दिस। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता, और क्योंकि ज़ाहिर इतनी ज़्यादा बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई है, ब्रेन को इस तरह से सप्लाई नहीं मिल पा रहा ठीक तरीके से, इसलिए स्टूपर एंड फ्लेसिडिटी आर यूजुअली प्रेजेंट। फ्लेसिडिटी मतलब जो बहुत ऐसा लेथार्जी लगेगा, जो भी बच्चा है वो उसके मसल्स भी बड़े मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, उसके मसल्स की टोन बड़ी आपको रिलैक्स नज़र आएगी। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं बेटा, वेट लॉस है, पुअर स्किन, टर्गर है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, ड्राई लिप्स है, पेलर सनकिन आइज बड़ी अंदर डूबी मतलब वो जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आइज अंदर की तरफ डूबी हुई महसूस होती हैं, उसे कहते हैं सनकिन आइज। डिप्रेस्ड फॉन्टेनेलेस आर आल्सो फाउंड। जो बच्चों की फॉन्टेनेलेस होती हैं, ये यहाँ पे अगर ये, बल्कि छोटे बच्चों में तो यही जो है डिहाइड्रेशन की सबसे पहले जल्दी जो है हम इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चे जो जिनकी फॉन्टेनेले अगर आपको डिप्रेस यानी ग्रूव्ड नज़र आएंगे तो इट मीन्स कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। वाइटल साइंस चेंज होंगे, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए टैकीकार्डिया होगा, रैपिड रेस्पिरेशन है, कोल्ड लिम्स एंड कोलैप्स्ड यानी जो उनके हाथ पांव होंगे वो ठंडे पड़ जाएंगे बच्चों के, डिक्रीज और एब्सेंट यूरिनरी आउटपुट। जब डिहाइड्रेशन है तो जाहिर है यूरिनरी आउटपुट तो डिक्रीज करेगा, और जो अभी पहले आपको बता दिया था कन्वर्जेंस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑल्सो इवन बच्चों को जो है फिट्स भी पड़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेटेड है। क्यों? क्योंकि जाहिर है ब्लड प्रेशर लो कर जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिल रही, इसलिए बच्चे का कॉन्शियस लेवल भी ड्रॉप करता है और उसे कन्वर्जेंस हो सकते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग करनी है, फिर बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। स्टूल को हम रूटीन एग्जामिनेशन के लिए लैब में भिजवा देंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए, ताकि हम देखें कि कॉजेटिव ऑर्गन क्या है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है। बच्चे का आपको बार बार बता रहे हैं डिहाइड्रेटेड है, यूरिन आउटपुट नहीं है, सो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करना है, सोडियम कितना जा रहा है, पोटाशियम कितना जा रहा है, एसिड बेस डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गई कोई, एसिडोसिस अल्कलोसिस में तो खुदा न खास्ता बच्चा नहीं चला गया, वो चेक करना है। हेमाटोक्रिट लेवल यानी उसका HB प्लस, मोर स्पेसिफिकली हेमाटोक्रिट लेवल। क्यों? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द डिहाइड्रेशन। बाकी टोटल काउंट भी चेक कर लें आप, ESR चेक करवा लें, वो मैंने आपको पहले बताया कि पूरा CBC उसका हम करवा लेते हैं। द सस्पेक्टेड एसोसिएटेड कॉज शुड बी रूल्ड आउट फॉर एडिक्वेट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मकसद यही होता है ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाने का कि हम कॉज जो है उसको आइडेंटिफाई करें, कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसे मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा डिहाइड्रेशन की असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आस्क अबाउट डायरिया,
जैसे क्वेश्चंस करेंगे कि जी डायरिया के बारे में पूछें, सो ऑब्वियसली लेस देन 4 लिक्विड स्टूल पर डे हैं, या फिर 4 to 10 आ रहे हैं, या फिर मोर देन 10 आ रहे हैं। वॉमिटिंग है उसके बारे में पूछ लें, नन है या स्मॉल अमाउंट में हो रही है, या सम है कभी कभी, या फिर वेरी फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा। इस तरह से प्यास, थर्स्ट नॉर्मल है, ग्रेटर देन नॉर्मल है, अनेबल टू ड्रिंक यानी आप पानी ही नहीं पी पा रहे, यूरिन नॉर्मल है या फिर स्मॉल अमाउंट में आ रहा है, और ऑब्वियसली कंसनट्रेटेड होगा तो डार्क होगा, या फिर नो यूरिन फॉर 6 आवर्स। देन लुक एट द कंडीशन, कैसा है, वेल अलर्ट है या फिर रेस्टलेस, इरिटेबल, स्लीपी है, अनवेल है, या फिर लेथार्जी और अनकॉन्शियस है। ये वो तमाम सवालात हैं, तमाम क्वेश्चंस हैं जो हम उसकी बेसिकली हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद माउथ एंड टंग, जो ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन हमने देखनी है, टंग उनकी चेक करें, मॉइस्ट है, ड्राई है या वेरी ड्राई है। देन ब्रीदिंग की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग चेक करनी है हमने बेबी की, नॉर्मल है या फास्टर देन नॉर्मल है या वेरी फास्ट है, डीप है। देन फील स्किन, ये तो हम एडल्ट्स में भी चेक करते हैं, पिंच करके स्किन को चेक किया जाता है, गोज बैक क्विकली, गोज बैक स्लोली या फिर वेरी स्लोली, उससे आपको पता लगता है हाइड्रेशन स्टेटस स्किन का। पल्स बेटा नॉर्मल है, हाइपोटेंसिव है पेशेंट तो अल्टीमेटली कंपनसेशन के लिए टैकीकार्डिया तो होगा। सो फास्टर देन नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि एक टाइम आता है, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बेशक कंपनसेशन का निज़ाम रखा है, लेकिन एक टाइम होता है जब तक हमारी बॉडी उसे कंपनसेट करती है, उसके बाद ज़ाहिर है वो फिर हार्ट जो है वो थक जाता है, वीक होना शुरू हो जाती है पल्स। नाउ वी हैव टू डिसाइड द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। अब ये वो सारी चीज़ें ए, बी और सी है। अगर पेशेंट ए में फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली द पेशेंट हैज़ नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इट मीन्स पेशेंट हैज़ 2 और मोर साइंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 साइन देयर इज सम डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर सी कैटेगरी में आ जाएं, इफ द, क्योंकि आपको मैंने हर कैटेगरी में तकरीबन 3 चीज़ें डिवाइड करके, एक फील है, अगर आपने इस चीज़ को गौर किया, मैंने टेबल आपके लिए बनाया, दैट नंबर 1 इज आस्किंग, नंबर 2 इज लुकिंग, और नंबर 3 में आपने कुछ चीज़ें फील करनी है। ये 3 चीज़ें, अगर इनमें से 2 साइन भी आपके पास आ रहे हैं तो इट मीन्स पेशेंट को सम डिहाइड्रेशन है। अगर पेशेंट के पास 2 या उससे ज़्यादा साइन जो है इंक्लूड कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 साइन देयर इज सिवियर, सो सी कैटेगरी में ज़ाहिर है वो फॉल कर रहा है तो इट मीन्स पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट है, अगर ज़्यादा नहीं है तो हम पढ़ ही लेते हैं, मुझे ख्याल है। अच्छा, चलिए अजान हो रही है तो अजान सुन लेते हैं, और मीनवाइल हम अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, फिर हम देखेंगे पढ़ सके तो मज़ीद अटेंडेंस मार्क करवा लें हम।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।